दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बहुत से अहम मुद्दात हैं बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब लिए जाने हैं। बहुत से सियासी मामलात हैं, लेकिन सियासत तभी हो सकती है क्योंकि सियासत नाम है अवाम की खिदमत करने का। और सियासी रहनुमा, सियासी जमातें, वो सियासी रहनुमा, वो सियासी जमातें जो सियासत करके इलेक्शन लड़के हुक्मरान बनते हैं या बड़े बड़े ओहदों पे आते हैं, चाहे वो सियासी हों चाहे वो हुकूमती हों, उनके और अवाम के दरमियान जो पुल का, ब्रिज का किरदार अदा करते हैं वो मीडिया है। सो मीडिया को ही अगर टारगेट किया जाएगा और अनफॉर्चुनेटली सियासी जमातों की जानिब से, सियासी रहनुमाओं की जानिब से, तो फिर ना तो मुल्क में आज़ादी इजहार राय होगा, ना ही मुल्क में जमहूरियत पनप सकती है, ना ही मुल्क में अवाम को उनके हुकूक या आज़ादी दिलाई जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली तवील अरसे से, एक तवील अरसा हो गया, मुझे कम अज़ कम 20 साल के करीब अरसा होने को आया है कि मैं सहाफ़त कर रही हूँ। और इन 20 सालों के दौरान मुझसे भी माशाल्लाह काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं जिनसे मैंने सीखा है, लेकिन मैं चूँकि अपना तजुर्बा आपके सामने रख रही हूँ, इन 20 सालों में कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब हमने आज़ादी सहाफ़त को लाहक ख़तरात के हवाले से पाकिस्तान में बात ना की हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी भी दुनिया के उन ममालिक में से है जो कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे लोवेस्ट रैंकिंग पे हैं, और इसके लिए तमाम हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं। इन्हीं हुकूमतों में से किसी न किसी हुकूमत को प्रेस प्रीडेटर या मीडिया प्रीडेटर के खिताब भी देता रहा, इंटरनेशनल मीडिया देता रहा, इंटरनेशनल प्रेस ऑर्गेनाइजेशंस देती रहीं। लेकिन आज वही मुद्दा सामने रखने का मुझे बतौर एक खातून सहाफ़ी इंतहाई अफसोस, इंतहाई शर्म हो रहा है। हमारे मुल्क में सहाफ़ियों ने अपनी जानें गंवाई हैं, शहीद हुए हैं, अगवा किए जाते हैं, ज़ख्मी किए जाते हैं, हरासा किए जाते हैं, नौकरियों से निकाला जाता है, हर किस्म का जुल्म और जबर बर्दाश्त करते हैं। किसी भी सहाफ़ी की खबर से, उसके एनालिसिस से, उसके सवाल से किसी भी सियासी जमात को या किसी भी गिरोह को सियासी या गैर सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, अपना नुक्ता नज़र सामने रखा जाना चाहिए। लेकिन सहाफ़ियों को टारगेट करना, सहाफ़ियों को हरासा करना, इसकी इजाज़त ना तो कानून देता है, ना ही आइन देता है, कोई मुआशरा इसकी इजाज़त नहीं देता, कोई अखलाकियात इसकी इजाज़त नहीं देती, और सबसे बढ़ के दीन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। आज ये सारा मुद्दा आपके सामने रखने की वजह इसलिए पेश आई क्योंकि आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहिब ने जो गुफ्तगू की सहाफ़ियों के बारे में, ज़रा एक बार फिर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, बावजूद इसके कि वो गुफ्तगू बहुत दफ़ा आप सुन चुके हैं, लेकिन ज़रा गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं, फिर बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, पहचानो इंसाफियों को जो कलम बेच रहे हैं। इंसाफ पहचानो, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। और सुन लो ये सारे, मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी सहाफत पे। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो सहाफत कर रही है, मैंने नोट भी खा, मेरा मूड बने, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम्हारा हाथ आजाद है, जो कहना है कहो, मैं तुम्हें कन्फ्रंट करूंगा, ये कौम मेरा साथ देगी। इनकी निशानदेही करो, निशानदेही करके इन लोगों को नंगा करके पूरी दुनिया को बताओ कि सहाफी नहीं लिफाफी है। सहाफ़ियों के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की गई, जो लहजा इस्तेमाल किया गया, इंतहाई खैर मुहज़्ज़िबाना था और इंतहाई खैर अखलाकी था। ख़ास तौर पे एक ख़ातून सहाफ़ी के बारे में जिस किस्म की गुफ्तगू की गई, क्या ये ज़ेब देती है किसी भी पार्लियामेंटेरियन को, किसी भी सियासी रहनुमा को, ख़ास तौर पे किसी भी वज़ीर आला को? जैसे मैंने पहले गुजारिश की, किसी भी सहाफ़ी से इख्तलाफ़ राय रखना आपका हक़ है। खबर पे तनक़ीद कीजिए, इख्तलाफ कीजिए, सवाल उठाइए, अपना नुक्ता नज़र सामने रखिए, डायलॉग कीजिए एक महज़्ज़ब तरीके से आइन और कानून के पैरामीटर्स में। लेकिन इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना, इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करना, यह क़तन इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। और बज़ाहिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो रवैया है, ये विफाक मुखालिफ भी लगता है। और जो खातून सहाफ़ी का जिक्र कर रहे थे, सो मैंने ये सवाल उठाया कि वज़ीर आला साहब हिम्मत करें, नाम लें उन खातून सहाफ़ी का कि किसका ये रवैया है। बाकी सहाफ़ी जिनको ऐसा समझते हैं नाम लें, लेकिन इस तरह से सहाफ़त में, मीडिया में तक़सीम पैदा करने की कोशिश
نہ کریں کہ فلاں ہمارے پسندیدہ صحافی ہیں اور فلاں صحافی ہم پہ تنقید کرتے ہیں یا ہم سے اختلاف رکھتے ہیں یا ان کی خبر ہمیں پسند نہیں، ان کا تجزیہ ہمیں پسند نہیں، تو ان کے بارے میں تمام گالیاں جو ہیں وہ جائز ہو جائیں. ایسا قابل برداشت نہیں ہے. بظاہر اب یہ کل سے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گفتگو سامنے آئی ہے تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بظاہر خیبر پختونخوا میں جو مبینہ طور پہ کرپشن ہے، جو بیڈ گورننس ہے، اس کو چھپانے کی شاید یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے. کارکردگی کے حوالے سے دباؤ یہ ایک معاملہ ہو سکتا ہے، اور کیا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مزید وفاداری ظاہر کرنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے. اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا اس طرح سے ان کو بلیم گیم کا ماسٹرز نہیں کہا جا سکتا. بہرحال اس مدعے پہ سب سے پہلے پروگرام میں ڈیبیٹ کریں گے، پھر اس کے بعد دیگر معاملات بھی ہیں اہم، اس پر بھی سوال جواب کریں گے. میرے ساتھ آج بہت قابل احترام بڑے وردی آنریبل گیسٹ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کر رہے ہیں اینڈ آئی ایم گریٹفل فار ہز پریزنس سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب، جو کہ سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، سابق نگران وفاقی وزیر قانون و انصاف کے رہ چکے ہیں، اور بیرسٹر ظفر اللہ صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر مملکت بھی رہ چکے ہیں اور سیکرٹری لا اینڈ جسٹس بھی رہ چکے ہیں. سینٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب، جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا اس کی آپ مذمت کریں گے؟ اس پہ کیا وزیر اعلیٰ صاحب کو معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ جس قسم کی گفتگو، جو الزامات انہوں نے میڈیا پر لگائے، اور بیرسٹر گوہر نے معافی مانگی اور کہا کہ میں غیر مشروط معافی مانگ رہا ہوں، لیکن آگے اگر مگر لگا دیا اور کہا کہ جی یہ ایک آدھ صحافی کے بارے میں ہے، تو کیا یہ عذر گناہ بدتر از گناہ کی تعبیر نہیں ہو جاتی؟ سینٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب. دیکھیں، میں تو اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں. اگر آپ یقین رکھتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف انفارمیشن، جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے، کہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، سوالات پوچھنے کا آپ کے پاس حق ہے، جواب دینے کا بھی آپ کے پاس حق ہے، آپ کی دوسرے کے بات سننی بھی ہے اور اپنی بھی سنانی ہے، ایک خاص دائرے میں رہ کے گفتگو بھی کرنی ہے. میں تو یقین رکھتا ہوں اس پہ پوری طرح کے، اس کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی. آپ کا کام ہے ایک صحافی ہونے کے ناطے آپ سخت سے سخت سوال پوچھیں، آپ انویسٹیگیٹ کر کے آئیں اور آپ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں. میرا فرض ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں سچ ہے، یہ میرا اپنا ایک پرنسپل ہے، میں اس کے بارے میں اس کے مطابق آپ کو جواب دوں. کہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوتی، ہم کوئی جنگ نہیں لڑ رہے ہوتے آپس میں. اس سے شاید میں غلط ہوں، آپ سے کچھ سیکھ لوں، شاید آپ میری بات سن کے کچھ میرے سے سیکھ لیں. نہیں سیکھتے تو ہم پھر اپنی رائے رکھیں گے. یہی خوبصورتی ہوتی ہے، یہی حسن ہے جمہوریت کا. اور میرا خیال ہے میڈیا اس میں ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے. ہاں، میں مخالفت کہاں کرتا ہوں میڈیا کی، کس جگہ پہ کرتا ہوں اور بڑا شدید کرتا ہوں، وہ ہے جب فیک نیوز چلائی جائے. اس کی آپ بھی مخالفت کریں گے، آپ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے رائے غلط ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ جان بوجھ کے فیک نیوز چلائیں گے تو آپ بھی اس کی مخالفت کریں گے، بلکہ آپ کہیں گے کہ وہ تو ہمارے آپ کے پروفیشن میں، میڈیا کے پروفیشن میں بلیک شیپ ہیں، بالکل درست ہے جی، رد کر دیں گے. جس طرح ہماری وکالت میں بھی کئی لوگ ہیں، ہم ان کو رد کرتے ہیں اگر وہ کوئی غلط کام کریں. تو یہ لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ کیونکہ آپ نے تنقید کی میرے اوپر، کیونکہ آپ نے میری مخالفت کی کسی پوائنٹ پہ، یا آپ ہر پوائنٹ پہ میری مخالفت کرتے ہیں یا کرتی ہیں، اور میں اس وجہ سے آپ کے خلاف شدید الفاظ استعمال کروں، یہ غلط بات ہے. میری نظر میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف ہم کرٹیسزم بھی کر سکتے ہیں، مخالفت بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک خاص دائرے میں رہ کے، احترام کے دائرے میں رہ کے، اور ایک گفتگو. میں آپ کے ساتھ سخت بات بھی کر سکتا ہوں، لیکن میری گفتگو نرم بھی ہو سکتی ہے. سخت بات اس میں نرمی سے بھی کہہ سکتا ہوں، اس کا شاید زیادہ اثر ہوگا. اسی طرح آپ سخت سوال پوچھ سکتی ہیں میرے سے، لیکن ایک ہنس کے بھی پوچھ سکتی ہیں جس سے میرا جواب دینے میں مجھے سہولت ہوگی. تو یہ طریقہ کار ہے جو ہمیں سیکھنا ہے اور قائم کرنا ہے. اور میرا خیال ہے اگر کوئی بھی اس دائرے سے باہر نکلتا ہے تو پھر اس کو ہمیں درست کرنا ہے، تاکہ کل کو آپ بھی میڈیا کا سوال پوچھنے کے طریقہ کار بھی درست ہو، آپ کے جو تجزیے ہیں اور جائزے ہیں وہ بھی درست ہوں، اور ہمارا جو سیاسی جواب دینے کا کیپیسٹی ہے وہ بھی درست ہو. یہ سب کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں ایگزامپلز
माजी के एग्जाम्पल से सीखना चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से सख्त सवालात पूछे जाते थे, जगह जगह पूछे जाते थे, लेकिन जिस तरह वो जवाब देते थे हमें वहाँ सीखना है उनसे, हमें उनके एग्जाम्पल को फॉलो करना है। और बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सियासतदानों के, हमें वो फॉलो करना है। आपके पास भी बड़े अच्छे अच्छे सहाफ़ियों के एग्जाम्पल्स हैं, आपने उनको फॉलो करके अपनी करियर बनाना है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैं तो ये समझता हूँ कि पॉलिटिशियन के लिए मीडिया इतना ही ज़रूरी है जितना मीडिया के लिए पॉलिटिशियन ज़रूरी है। हम दोनों जो हैं एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और ये जमहूरियत के सारे ये पहिए हैं जमहूरियत की गाड़ी के। एंड यू नो दैट सेंटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैट यू आर वन ऑफ दोज रेयर पॉलिटिशियंस एंड रेयर स्टेट्समैन जो सख्त से सख्त सवाल को भी एनकरेज करते हैं, जवाब देने से घबराते नहीं हैं। लेकिन जो गंडापुर साहिब ने गुफ्तगू की, ना तो ये इख्तलाफ राय के ज़ुमरे में आती है, ना ही ये तनकीद के ज़ुमरे में आती है, ना ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के ज़ुमरे में आती है। ये इंतहाई लव गुफ्तगू है, गैर अखलाकी गुफ्तगू है, इंसाइटमेंट है, बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात हैं। और बतौर ख़ातून सहाफ़ी मैंने 2014 से ये सब कुछ फेस किया है। आप एक ख़ातून सहाफ़ी के बारे में जब इस किस्म की, मुझे इजाज़त दीजिए, ये एक बाज़ारी जुमला है जो इस्तेमाल किया गया, उसके बाद जो कुछ कम अज़ कम, बावजूद इसके कि अली अमीन गंडापुर साहब ने नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे जो सोशल मीडिया पे फेस करना पड़ रहा है कि जी ये तो आपके बारे में कहा जा रहा है, और जो एक बैराज खुल गया है मेरे खिलाफ कैंपेन का सोशल मीडिया पे। एनीवे, आप समझते हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कि गंडापुर साहब को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि सहाफ़ी बरादरी यही मुतालबा कर रही है। अदरवाइज़ वो कह रहे हैं कि हम बाइकआउट करेंगे PTI का, जो कि कर भी दिया है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर देखिए, ये जो सवाल है आपका, बिल्कुल उनको आप डायरेक्टली पूछना चाहिए आपको, उनको बल्कि आपके प्रोग्राम पे आके इसका जवाब देना चाहिए, और वो जो इशू है उनको रिजॉल्व करना चाहिए। मैं देखिए, मुझे नहीं पता कि आपके बारे में है या नहीं है, आपके ऊपर अगर सोशल मीडिया का अटैक हो रहा है इस तरह, तो आपने तो बड़ा कुछ फेस किया है जो मुझे इससे पहले भी पता है। आपके खिलाफ काफ़ी गुफ्तगू भी की गई है मुख्तलिफ जगहों पे, और मेरा ख्याल है आपने बड़ा ब्रेवली उसको फेस किया है। मैं आपको बताऊं, मेरी एक कमेटी है इंफॉर्मेशन की कमेटी है सेनेट में, और हमने अभी रिसेंटली सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें हैं, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने यूनानिमसली यानी यकजा होकर पास किया है वो कानून। वो है कानून प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट्स। बिकॉज मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट कम्युनिटी इस वक्त पूरी दुनिया में और बिल्कुल पाकिस्तान में एक टारगेटेड, एक बहुत डेंजरस काम कर रही है, और उनको टारगेट किया जाता है। उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए ये कानून बनाया गया है। मैं ग्रेटफुल हूँ सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब का, जिन्होंने ये कानून लाया। 3-4 साल से पेंडिंग था, हमने पिछली 2-3 कमेटीज़ में मीटिंग करके उसको पास किया है और सेनेट में अब पेश कर रहे हैं। और उसका मकसद यही है कि इस किस्म के सारे जो मसाइल हैं, या जब कोई अटैक होता है जिसमें बेसिकली दोनों तरफ से हमने देखा है कि फेक न्यूज़ को भी कवर करें और प्रोटेक्शन जर्नलिस्ट की भी की जाए, उसके लिए एक कमीशन बनाई गई है जो कि इस किस्म के मामलों को फौरन तय करे। जी, बहुत अच्छा किया सेंटर अली ज़फ़र साहब कि आपने उस सेनेट की कमेटी का हवाला दे दिया इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, जिसके आप चेयरमैन भी हैं। आई हैव टू गो टू बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, लेकिन मेरा एक छोटा सा नुक्ता आपसे अली ज़फ़र साहब कि क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आला गंडापुर को अपने रवैये पे, अपने अल्फाज पे माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, वो उनकी अब ज़ाती उनका है, जो उनका ये महल सवाल उनसे आप पूछिए। मेरी नज़र में तो मैं तो कभी भी ऐसी बात को ना करूं, और मैं तो जब भी कोई भी करेगा तो मैं उसकी मुखालफत करूंगा कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए या ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन जहां तक ये सवाल है, मैं ख्याल आपको उनसे पूछना चाहिए, और ये उनका ही, उन्होंने ही कहा, उन्होंने ही अब उसकी अपॉलॉजी करनी है। मैं तो उनके बिहाफ पे कुछ नहीं कह सकता। ये तो तमाम सहाफ़ियों का मुतालबा है। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग पेशेंटली टू दिस डिस्कशन। आई वुड वांट योर टेक ऑन दिस। आपका इस पे मौक़िफ़ क्या है जो गंडापुर साहब ने कल गुफ्तगू की है सहाफ़ियों के बारे में, मीडिया के बारे में? माफ़ी मांग लेनी चाहिए या कानूनी कार्रवाई, बाइकआउट बेहतर है? थैंक यू वेरी मच। हमारे मुआशरे में गुफ्तगू कुछ आदाब हैं, हमें उस आदाब का ख्याल करना है। लेकिन अगर मैं किसी ज़िम्मेदार ओहदे पे हूँ तो मुझे और ज़्यादा उस आदाब का ख्याल करना है। दुरुस्त।
اور اگر میں نے خواتین کے بارے میں بات کرنی ہے تو مجھے اور زیادہ اس حیا اور شرم سے گفتگو کرنی چاہیے۔ جو کچھ آپ نے سنوایا ہے میں بغیر کسی جھجک کے اس کی مکمل بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں، اور اس لیے نہیں کہ وہ کسی مخالف پارٹی کے ہیں۔ میری اپنی پارٹی کا کوئی آدمی ایسا کرے گا میں ایسا ہی بھرپور اس کی مذمت کروں گا۔ اچھی بات ہوگی کہ وہ اس کو احساس کر لیں اور اس پہ معافی مانگیں۔ میں بھی مطالبے میں شامل ہوں، ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ یہ منیمم درجہ ہے کہ آپ پہلے بھی ہمارے ملک میں صحافت مشکل میں ہے، لوگ قتل ہو رہے ہیں، مشکلات میں ہیں، اور خواتین تو بہت مشکل میں ہیں، گھروں سے باہر نہیں نکلتی، پیٹریارکل سوسائٹی ہے، وہ آتی ہیں، جاب کرتی ہیں، میڈیا میں کرتی ہیں، تو ہم اگر ان کے بارے میں یہ تھریٹننگ لفظ تھے، تھریٹننگ، یہ دھمکیاں تھیں اس کے اندر، وہ صاف ظاہر ہے اس کے بعد براج شروع ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ کو ایک اور بات اپنی ذاتی بتاؤں، جب 2017 میں پاناما کے بعد میرے اوپر دباؤ تھا کہ میں پی ٹی آئی جوائن کروں، جو میں 10 دفعہ ٹی وی میں بیان کر چکا ہوں، تو آخر میں 2019-20 تک میرے اوپر دباؤ رہا شدید، اور آخری مطالبہ جو مجھ سے کیا گیا تھا جنرل فیض کے نمائندے کی طرف سے، میں پھر کہتا ہوں کہ مجھ سے آخری نمائندہ جو ان کا نمائندہ مجھے ملا، میں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کا مطالبہ مجھ سے یہ تھا کہ آپ تحریک انصاف کے خلاف بولنا بند کر دیں، کیونکہ آپ کو لوگ عزت سے سنتے ہیں، نیوٹرل طبقہ سنتا ہے۔ تو یہ ایک روایت ہے کہ لوگوں کے منہ بند کرایا جائیں، چاہے وہ سیاستدان ہو۔ یہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں کہ جنرل فیض کا نمائندہ آخری بار یہ کب آپ سے ملا، کون سے سال میں، کون سے مہینے میں؟ 2020-21 میں 17 سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے جب ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو توڑ رہے تھے۔ میں چونکہ ملتان کا ہوں، مجھے کہتے تھے پی ٹی آئی میں آ جاؤ، باقی لوگ آ گئے تھے، میں نہیں آیا۔ اس کے بعد جو میرا اشر کیا وہ میں نے ایف آئی آر بھی کروائی ہوئی ہے، سب کو پتا ہے، میں کئی دفعہ بیان کیا ہے، لیکن اس وقت صرف اتنا بیان کرتا ہوں کہ یہ میں کہہ اس لیے رہا ہوں کہ کیوں اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ تو وہ کون تھا جنرل فیض کا وہ نمائندہ کون تھا جنرل فیض کا، ظفر اللہ صاحب؟ دیکھیں، ملاقات کی کوشش تو لیاقت صاحب میرے پاس 10 دفعہ ہے، بات کرتے رہے، میں نے کرنل لیاقت کی بات کر رہے ہیں، لندن کے دوست سابقہ ریٹائرڈ کرنل جی، لیاقت کی ایک بات لندن کے میرے دوست ہیں، اس کو درمیان کے، اور آخر میں بتا دوں پاکستان کے ایک بہت بڑے مذہبی رہنما، اس کو درمیان میں انہوں نے ڈالا تھا، میں اب نام نہیں بتا، اس نے مجھے آ کے کہا تھا کہ کم از کم درجہ یہ ہے۔ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ مت بولیں، اور صحافیوں سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ مت بولیں۔ تو یہ فاشسٹ ٹیکنیکس ہیں، ان میں ہمیں ifs اینڈ بٹ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ زبان جو ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ بازاری سے بھی آگے کی زبان ہے، اور پبلک پلیٹ فارم پہ ایک ملک کا چیف منسٹر، وہ بھی خواتین کے بارے میں، تو میرا تو آپ سے بھی گزارش یہ ہوگی کہ میڈیا اس کا بالکل اخلاقی بائیکاٹ کرے، اگر قانونی راستہ اختیار کرنا ہے تو ضرور کریں، اور پارٹی کو بھی چاہیے کہ if اینڈ بٹ نہ لگائے، اور اس کے اوپر خواتین کی تنظیموں کو بھی چاہیے، حقوق انسانی کی تنظیموں کو بھی چاہیے کہ ہم نے خواتین کو، اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ نہیں کرنا۔ کوئی، میں علی ظفر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، کوئی جمہوریت میڈیا کے بغیر نہیں چلتی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ عوام کا اگر معلومات پوری نہیں ہوں گی لوگوں کی تو وہ فیصلے کیسے کریں گے کہ مسٹر اے اچھا ہے، مسٹر بی برا ہے، یا مسٹر سی اچھا ہے؟ درست بات۔ لیکن یہ جو رواج بنا ہوا ہے پاکستان میں، چاہے مذہبی پارٹیاں ہیں، چاہے سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے دہشت گرد پارٹیاں ہیں، وہ میڈیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میڈیا فیک نیوز بنائے گا تو ان کو سزا دینی چاہیے، شدید ترین سزا دینی چاہیے، لیکن اختلاف کے اوپر یا پراپر رپورٹنگ کے اوپر اس طرح کا لہجہ، یہ فیک جرم نیوز بھی ہے، ثابت کرنے کا ایک طریقہ ہے نا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ فیک نیوز ہے تو عدالت میں لے جائیں، لیکن صرف انالیسس کی بنیاد پہ، خبر کی بنیاد پہ کہ وہ کسی کو پسند نہیں آئی اس پہ اٹیک کر دیں، یہ ایک سیپریٹ میٹر ہے۔ اور جو آپ نے بائیکاٹ کی بات کی، ظفر اللہ صاحب مجھے اجازت دیں، مجھے ایک بریک پر جانا ہے، لیکن بائیکاٹ پہ کم از کم میں ذاتی طور پہ بطور صحافی اور بطور ایک شہری بھی یقین نہیں رکھتی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا کسی کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے، لیکن صحافی برادری نے کر دیا ہے تو میں اپنی صحافی برادری کے ساتھ کھڑی ہوں، بٹ ذاتی طور پہ میں بائیکاٹ کے حق میں نہیں ہوں۔ قانونی کارروائی اور اس سے پہلے معافی کا مطالبہ ضرور ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں شارٹ، اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو کچھ دیگر اہم معاملات ہیں، کیونکہ دونوں ماشاءاللہ قانون دان بھی ہیں، سیاستدان موجود ہیں آج ہمارے ساتھ۔ ایک کوئی قانون سازی ہے جو کہ
मुमकिना तौर पे मुबैना जिस पे हुकूमत कह रही है कि जी हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी पूरी हो गई है, वो कौन सी कानून साजी है? दूसरी तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने आज फिर कहा है कि वो अपनी मुद्दत मुलाजिमत में या अपनी उम्र की हद में तोसी नहीं लेंगे, एक्सटेंशन नहीं लेंगे। सो इस समय दीगर चंद मामला पे बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमने कुछ मजीद कानूनी और सियासी और हुकूमती मामलात पे सवाल जवाब करने हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले क्योंकि हम गंडापुर के सहाफ़ियों को टारगेट करने के हवाले से एक जो स्टेटमेंट है, जो मामला है, उस पर बात कर रहे थे, तो अभी एक मुबैना तौर पर एक ऑडियो लीक आई है बानी PTI इमरान खान की, जो कि फैसल वोटा ने जो है वो शेयर की है। और उस ऑडियो लीक के बारे में मुबैना तौर पे ये क्लेम किया जा रहा है कि ये अरशद शरीफ शहीद की शहादत से, उनके मारे जाने से एक हफ़्ता पहले की ऑडियो लीक है। और उससे पहले मुबैना तौर पे इमरान खान तैयार कर रहे हैं अपने कारकुनान को कि कोई प्रोटेस्ट करना है, लेकिन उसकी डेट मैं आपको बाद में दूंगा। तो ये उस ऑडियो लीक में गुफ्तगू है मुबैना तौर पे, और इस पर बात करेंगे। मैं चाहूँगी कि वो ऑडियो लीक, वो ऑडियो जो है वो प्ले भी हो प्रोग्राम में, वो सुनवा के अली ज़फ़र साहब को और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब को सुनवा के उसके बाद इन दोनों का कमेंट लेंगे। लेकिन ज़फ़रुल्लाह साहब, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म एक इशाया भी दे रहे हैं जिसमें इंटरेस्टिंगली पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है। इंटरेस्टिंगली प्रेसिडेंट ने भी आज ही इशाया रख लिया है और पीपल्स पार्टी वहाँ चली गई है। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस। लेकिन हुकूमत की तरफ से क्लेम आ रहा है कि जी हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी आ गई है, हम कोई भी आइनी तरमीम कर सकते हैं। और इसके बारे में स्पेकुलेशन है कि आपकी हुकूमत गालिबन चीफ जस्टिस की मुद्दत में तोसी करना चाहती है, जबकि चीफ जस्टिस आज ही मना कर चुके हैं कि मैं तोसी नहीं लूँगा। तो ज़फ़रुल्लाह साहब, ये चल क्या रहा है? देखिए, ये स्पेकुलेशन तो बड़े अरसे से चल रही है, और मेरी जो ज़ाती मालूमात हैं इस पे पहले जो गुफ्तगू हुई वो हाइप ज़्यादा थी और फैक्ट शायद यही नहीं था। और दूसरी बात ये है कि अभी भी मेरा ख्याल है कि ये इशू शायद नहीं है टेबल पे कि चीफ जस्टिस साहब का जो टाइम है उसको आगे पीछे किया जाए। तो फिर स्पेकुलेशन ये भी है कि अभी तक नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, ये भी एक सवाल किया जा रहा है ना। फिर जी देखिए, वो तो 1-2 दिन पहले भी आ सकता है। लॉ डिवीजन में मैं भी रहा हूँ, कभी वो 1 हफ्ता पहले आता है, कभी महीने पहले, वो कोई अहम बात नहीं है। अलबत्ता मेरी ज़ाती राय ये कि ये काम नहीं करना चाहिए, और मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है कि होगा भी नहीं। अच्छा, इस तरह की खाट पिछाड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, आप कह रहे हैं मेरा कि अपना ख्याल ये कि शायद ये कार्ड उम्र की हद जो है नहीं बढ़ानी चाहिए, राइट? मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इसके। हम तो कहते हैं कि जो कुछ सिस्टम चल रहा है, उम्र की हद बढ़ाने से कुछ नहीं होता, ना होनी बढ़ानी चाहिए। बल्कि बाकी लोग जो हैं वो 60 पे रिटायर हो जाते हैं, हाई कोर्ट का जज 62 पे होता है, क्यों? और सुप्रीम कोर्ट का 68 पे होता है, 65 पे होता है। ये बहुत एज है। ये मेरी ज़ाती राय है, लेकिन साझा पार्लिमान एक सॉवरन बॉडी है जो चाहे करे। और मेरा अपना ख्याल है कि ये जजेस की एज बढ़ाने का सिस्टम शायद आएगा नहीं, ये नहीं आना चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो जजे की तादाद बढ़ाने के बारे में बातचीत चल रही है उस पर गौर किया जा सकता है कि उसको वंस फॉर ऑल बढ़ाना है या कोई सनसेट क्लास लगानी है। मैं तो कहता हूँ उस पर भी अगर बढ़ाना है उस पर भी सनसेट क्लास लगानी चाहिए। वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन तरमीम से तो नहीं होगा। टाइम बाउंड होना चाहिए, आप कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है जी। टाइम बाउंड होनी चाहिए अगर जजेस की तादाद बढ़ानी है, ये कह रहे हैं आप जी। अगर जजों की तादाद बढ़ानी है तो मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान के मुल्क में 17 जज बहुत है, और अक्सर सीटें वहाँ भी खाली रहती हैं। ये ठीक है कि बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। मेरी ज़ाती राय में तो जो प्रोसीजर्स हैं, जजों का जो रवैया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन 50,000 पे शुरू हो जाती है, वो खत्म होनी चाहिए। ADR को बढ़ाना चाहिए। कास्ट जो है, जो हारे वो पैसे, वो सिस्टम करने चाहिए। लेकिन अगर फिर भी इन्होंने करना है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका भी टाइम बाउंड होनी चाहिए। मेरी ज़ाती राय है कि ये काम मुस्तकिल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तादाद 17 बहुत है। राइट। सेठ अली ज़फ़र साहब, सर आपकी तरफ आऊँगी। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है, बिल्कुल एंटायरली 360 डिग्री का PMLN से उनका टेक है, बट उन्होंने कहा है कि जी पर्सनल टेक है मेरा। सो इस पर ज़रा कमेंट करें। लेकिन हुकूमत कह रही है कि हमारे पास जी क्लेम कर रही है कि 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास आ गई है, कोई भी आईनी तरमीम हो सकती है। अगर ऐसा होता है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, तो PTI इसको कैसे रोक पाएगी? नंबर 1।
नंबर 2, आई रिमेंबर कि आपने सेनेट में कहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस बढ़ा दें, लेकिन उसी दिन पीटीआई के एक रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा जी हम सेनेटर अली ज़फ़र साहब की बात को तस्लीम ही नहीं करते, शिबली फराज की बात को हम तस्लीम करेंगे, वो सेनेट में जो भी कहेंगे। तो पीटीआई के अपने अंदर कन्फ्यूजन है, स्ट्रैटेजी में करना क्या है? जी देखिए, पहले तो सेकंड पॉइंट का जवाब दे दूं मैं। मैंने ये नहीं कहा था कि हम 2 मानते हैं। ये अपनी सार्केज़म को आपको समझ आता है, सार्केज़म, ये गुफ्तगू हो रही थी हमारी, और मैंने एक तंज़िया तौर पे कहा था कि आपको 7 जजेस क्यों इंक्रीज करने हैं, ठीक, 7 से तादाद क्यों बढ़ानी है, ठीक, आप 1 या 2 की क्यों नहीं बात करते हैं, उसकी बात करते हैं 1 या 2 की। ठीक। ये मैंने तंज़िया तौर पे कहा था कि मकसद ये मेरा कहने का था कि 7 जजेस उनको इसलिए चाहिए कि वो एक समझते हैं कि 7 जजेस से उनके पास एक मेजॉरिटी आ जाती है सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने की। तो मेरा ख्याल है अगर किसी ने कमेंट किया 2 का, तो वो शायद वो तंज को समझते नहीं, सार्केज़म को समझते नहीं, कि पूरी गुफ्तगू अगर सुन ले जो सेनेट में हो रही थी, क्योंकि उसके जवाब में कहा गया था कि नहीं जी हम तो 14 चाहते हैं, तो वो नंबर्स की बात हो रही थी, उस सिलसिले में गुफ्तगू थी। आप और आपके मेरा ख्याल नाजरीन समझ जाएंगे कि तंज क्या होता है और सार्केज़म क्या होता है और किस तरह बात चलती है सेनेट में आगे। लेकिन आपका पहले सवाल ज़्यादा अहम है मेरा ख्याल है, और उस पे इशू पे हम डिस्कस कर सकते हैं। देखें, बड़ा क्लियरली हमारा एक मेरी इंफॉर्मेशन है, और मेरी इंफॉर्मेशन के साथ थोड़ी सी डिटेल बातें भी हुई हैं कि हुकूमत बड़ी देर से कोशिश कर रही है कि हम किसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन सब की उम्र जो है रिटायरमेंट की एज बढ़ा दें, और उनका ख्याल है कि वो हम कानून के ज़रिए बढ़ा सकते हैं, आइन को तरमीम करके बढ़ा सकते हैं। बड़ी देर से वो कोशिश कर रहे थे कि वो लोग ले आए इतने पीटीआई से तोड़ के पार्लियामेंट में और सेनेट में, जो कि 2/3 मेजॉरिटी उनकी हो जाए, क्योंकि आइन के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। फिर ख्याल आया जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा, पहले भी कहा, अब आज फिर कह दिया उन्होंने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि मैं ये नहीं मानूंगा, अगर कानून आ भी जाए तो मैं ये नहीं लूंगा, खुदा मैं रिटायर कर जाऊंगा। तो जब ये बात आई तो फिर एक सेकंड ऑप्शन उन्होंने देखी, उन्होंने कहा अच्छा हम इस तरह करते हैं कि अभी आइन में पोजीशन ये है कि जो अगला चीफ जस्टिस आने वाला है वो सीनियर मोस्ट होगा, यानी सबसे सीनियर जो जज होगा हाई सुप्रीम कोर्ट में, वही चीफ जस्टिस बनेगा। तो इन्होंने सोचा कि हम उसमें तरमीम कर दें आइन में कि ये सीनियर मोस्ट ना बने, बल्कि सीनियर्स में से जो पहले 5 सीनियर्स हैं उनमें से हम कोई चूज कर सकें एक चीफ जस्टिस। ये वाली आइनी तरमीम के ऊपर कोशिश फिर उन्होंने की, लेकिन मसला ये था, उन्हें प्रॉब्लम ये आया, हो सकता है वो हमारे लोग भी कुछ तोड़ लेते, मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल कैसा हो सकता है, लेकिन उनका क्लेम था कि हम तोड़ सकते हैं, हमने तोड़ लिया है। लेकिन उनको प्रॉब्लम लोगों को तोड़ने का इतना नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि कानून उनकी मदद फिर भी नहीं करता। कानून जो है एक आर्टिकल 63A है हमारे आइन का। आर्टिकल 63A ये कहता है आइन में कि अगर आपने किसी को वोट किया, पार्टी पॉलिसी से हट कर, मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूँ, मैंने सेनेट में कह दिया है कि आपने अगर आईनी तरमीम आएगी आपने वोट ही नहीं करना, तो 63A आर्टिकल ये कहता है, और मेरा ही केस है जिसमें ये तशरीह की गई थी 63A की, जी बिल्कुल, जो फेमस डिफेक्शन केस है, जी बिल्कुल, वो ये कहता है 63A कि अगर आप पार्लियामेंट्री लीडर की इजाजत के बगैर इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ वोट कर देंगे तो ना सिर्फ आप नाअहल होंगे बल्कि आपका वोट काउंट भी नहीं होगा। ठीक, अगर वोट काउंट नहीं होगा, लेकिन अब तो हुकूमत का क्लेम है बैरिस्टर जफर साहब कि उनके पास JUIFA को साथ मिला के 2/3 मेजॉरिटी आ गई है, तो अब तो वो तोड़ने वाला 63A का वो सारा मामला रहा ही नहीं ना। हुकूमत का क्लेम तो ये है, वो पता नहीं कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर नंबर्स आप देखें तो JUI के साथ भी उनके पास 2/3 नहीं होती। ठीक, तो आई डोंट नो वो किस नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक, मेरा ख्याल है इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये हवाएं हैं,
Right. सिर्फ एक कानून वो पास करने में कामयाब हो गए हैं या हो सकते हैं, और वो है आम कानून जिसमें वो जजों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। ठीक। उस पे भी अगर आपने मेरी सेनेट में स्पीच सुनी हो, जो मैं जिसका आपने जिक्र भी किया था ठीक। अपने दूसरे सवाल में, तो मैंने यही कहा था कि आपको ये जो आप जुडिशियल कू करने की कोशिश कर रहे हैं या जुडिशरी में आप मार्शल लॉ लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस कानून के जरिए, इसकी आइन इजाजत नहीं देता, क्योंकि आप जब जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी जो है जुडिशरी की, उसमें मुदाखलत करने की कोशिश करेंगे आम कानून के जरिए, तो आइन के खिलाफ होगा और अदालत नहीं मानेगी इसका। राइट। सेनेटर अली ज़फ़र साहब, मैं थोड़ा सा डिबेट को आगे लेके चलना चाहती हूँ, और वो जो मुबैना तौर पे इमरान खान की एक ऑडियो लीक है वो हमारे पास रेडी है, तो ज़रा वो चलवा दीजिए जी, सुनवा दीजिए, जिसके बारे में मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि ये अरशद शरीफ की शहादत से पहले की है। जी सुनवाइए। देखिए, सबसे पहले तो कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि वो हम लॉन्ग मार्च में क्या करने जा रहे हैं, और इसको ये जो आज हो रहा है प्रोटेस्ट, इसको कंफ्यूज ना करें, क्योंकि इसको अगर वो दोनों को कंफ्यूज करेंगे वो बिल्कुल उसके मुख्तलिफ डायनामिक्स जो हमें करनी है वो बड़ी हमने पर्टिकुलरली प्लान किया हुआ है, और वो उसके साथ कोई नीजर रिएक्शन के ऊपर वो मैं अनाउंस नहीं करने लगा, वो और करने लगा मैंने फैसला किया हुआ है कि एंड ऑफ द मंथ, तो ये 30 तक यानी कब तक, अगले संडे तक हमारे पास है, उसके करीब भी अनाउंस करूँ, लेकिन अभी मैं डेट नहीं दे रहा। जी सेनेटर अली ज़फ़र साहब, आपका क्विक कमेंट मैं चाहूँगी, क्योंकि इसके बारे में क्लेम किया जा रहा है और सेनेटर फैसल वोडा ने बताया जा रहा है कि ये जो ऑडियो लीक है वो सामने लेके आए हैं, इसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि जी इमरान खान गालिबन अपने वर्कर्स को तैयार कर रहे हैं कि जी आपने नी जर्क रिएक्शन कोई नहीं देना, और एक प्रोटेस्ट आने वाला है, मैं डेट बाद में बताऊँगा, और ये एग्जैक्ट हफ्ता बनता है अरशद शरीफ की शहादत से पहले। अली ज़फ़र साहब क्विकली आपका कमेंट, देन बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब का। वेरी क्विकली मैं इस पे कमेंट बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि दो वजूहात हैं। एक तो मुझे पता नहीं कि ये जेन्युइन है कि नहीं, मुझे नहीं पता ये किस जलसे के बारे में बात हो रही है, मुझे नहीं पता इसकी डेट क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता कि इसका फोरेंसिक हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये हासिल कहाँ से की गई है, गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई है। तो आई थिंक मैं एग्जैक्टली इसीलिए कहता हूँ कि हमने सहाफत करनी है, तो हमें फिर ये इससे पहले कि हम किसी चीज पे कमेंट करें, हमें इस पे कंफर्म करना चाहिए कि वाकई ये सच है और इसका रेलेवेंसी क्या है, क्योंकि ऐसी बातें तो कई बार हुई हैं, हमने बहुत बार बातें की हैं, गुफ्तगू की है मुख्तलिफ फोरम्स पे, जहां हमने कहा है कि बस जो आज प्रोटेस्ट हो रहा था, आज जो जलसा था कल हुआ, उसके ऊपर भी बड़ी डिस्कशंस हुई हैं। इस तरह के बहुत सारे जलसों पे बड़ी डिस्कशंस पहले भी हो चुकी हैं। अब पता नहीं किस ये जलसे की बात हो रही है, किस मौके पे बात हो रही है, क्या कन्वर्सेशन है, तो इसलिए मैं मेरा ख्याल है कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे सर? देखिए, मेरी भी तो यही राय है कि मुझे नहीं मालूम है कि ये फेक है या सही है, और किस चीज़ के बारे में। अलबत्ता और भी पहले बहुत सारी वीडियो वेक्स आई हैं, उनके ऊपर अदालत में केसेस भी चल रहे हैं, कुछ वो पार्लिमानी कमेटी कर रही थी, तो उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोका हुआ है। तो अगर किसी वक्त पे अगर कोई मुनासिब वक्त आए तो इस तरह की चीज़ों की तहकीकात हो जानी चाहिए। इसके अलावा स्पेकुलेशन मेरा भी मिजाज नहीं है, मैं स्पेकुलेशन करने पे तैयार नहीं हूँ। ये वैसे सेनेटर फैसल वोडा के बारे में है कि उन्होंने ये ऑडियो लीक जो है वो सामने लेके आया। भाई वो उनके अपने दोस्त हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे, बड़ी कुर्बत थी, तो बादल साहब खुद इसको एक्सप्लेन करें। हमारे लिए बतौर शहरी, बतौर पॉलिटिकल वर्कर और बतौर कानून दान मेरे लिए मुश्किल है कि मैं इस पे कमेंट करूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब और सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, थैंक यू वेरी मच आपकी शिरकत का आज प्रोग्राम में। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।